सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई 7 फेरों वाली सीरीज को, जिसे कुमार गौरव सर के द्वारा संकलित किया गया है। आज एपिसोड नंबर 4 और 5 होने वाला है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहली बार कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज के हैंड रिटेन नोट्स। कल्पना से हकीकत तक, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। एक ऐसी ही उड़ान है 7 फेरों वाली सीरीज की। कुछ महत्वपूर्ण वचन, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। पहला वचन, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दूसरा वचन, वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि जिसने आज वक्त की कीमत नहीं समझी, भविष्य में वक्त उसकी कोई कीमत नहीं समझेगा। तीसरा वचन, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। चौथा वचन, असफलताओं से टूटना नहीं है, बल्कि असफलता से सीखना है। पांचवा वचन, जिंदगी में सफल होने के बाद भी अपने पैर जमीन पर ही रखना। छठा वचन, महिलाओं, सैनिकों तथा किसानों का सदैव सम्मान करना है, क्योंकि ये भारत की आत्मा है। सातवां और महत्वपूर्ण वचन, एक सफल इंसान से पहले बेहतर इंसान जरूर बनना, और सफल होने के बाद कम से कम एक ऐसे विद्यार्थी को जरूर पढ़ाना जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण लाइन, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। इस सीरीज में आपको 5 सीरीज मिलेगा, 7 फेरों वाली सीरीज, और छठा जो है स्टैटिक जीके का विशेषांक मिलेगा। तो अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो सीरीज नंबर 1 में आज एपिसोड नंबर 4 और 5 होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 4, ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई, और इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करवाया जाता है। इसका जो आयोजन होता है किसके द्वारा होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? वर्तमान समय में हेड है, एक सेकेंड, वर्तमान समय में हेड है क्रिस्टी कोवेंट्री। हाँ, मैं लिख देता हूं, क्रिस्टी, KIRSTY, क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान समय में ये हेड हैं, और ये प्रथम महिला हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस समिति की स्थापना जो हुई थी, ये कब हुई थी? 23 जून 1894 को सखोन, थाईलैंड में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अब देखिए, स्विट्जरलैंड जो है अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि जेनेवा जो शहर है, ये जेनेवा कई सारे संगठन का हेडक्वार्टर है, जैसे WHO, WTO, ILO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसी तरीके से ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये दुबई में है, और इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? जय शाह। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक दो और देख लेते हैं। WWF, WWF का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ग्लैंड में है। कहाँ पे है?
ग्लैंड में, ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। और बात करें फीफा की, फीफा जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ज्यूरिख में है। कहाँ पे है? ज्यूरिख है, ज्यूरिख में है। और वर्तमान समय में इसके जो हेड है वो कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक संस्करण। अब देखते हैं स्टार्टिंग जो ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? 1896 से। कहाँ पे हुआ था? एथेंस। एथेंस कहाँ? ग्रीस में। 31वां ओलंपिक जो हुआ वो रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुआ था। 32वां ओलंपिक जो 2020 में कंडक्ट कराया गया था टोक्यो जापान में। और आपको पता होना चाहिए 2020 के दौरान कोविड के समय इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। और एक्सटेंड करके इसका जो आयोजन किया गया था, कब किया गया था? 2021 में किया गया था। कोविड की वजह से 2020 में 20 से एक्सटेंड करके कब किया गया? 2021 में इसका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में 32वां ओलंपिक। बात करें 33वां की तो पेरिस फ्रांस में 2024 में आयोजन कराया गया। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी से रिलेटेड, 2024 में भारत का पोजीशन कौन सा रहा और भारत को मेडल कितना मिला? गोल्ड कितना मिला, सिल्वर कितना मिला और ब्रॉन्ज कितना मिला? ये तीनों आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है, क्योंकि हाल फिलहाल का क्वेश्चन है और ओलंपिक है तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जामिनेशन में ओलंपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स 2028 में होगा। 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में होगा। नेक्स्ट, बजट की बात करते हैं। देखिए, बजट शब्द का जो उल्लेख है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि आर्टिकल 112 से संबंधित है, इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसमें? आर्टिकल 112 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट सनमुखम सेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सर्वाधिक बार बजट जो है ये मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बजट एक कैसा विधेयक है? तो धन विधेयक है। और संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है धन विधेयक से रिलेटेड। धन विधेयक का आर्टिकल नंबर 110। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बुलाई जाती है। और अध्यक्षता की जो की जाती है वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी, मतलब रेड क्रॉस संस्था जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनांट के द्वारा। भारत में इसकी स्थापना होती है 1920 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने बताया जेनेवा जो है हेडक्वार्टर है किसका किसका? WHO का, WTO का और ILO का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको 3 बार, मतलब इस संस्था को, रेड क्रॉस जो संस्था है, इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कब? 1917, 1963, 1944। तो 3 बार इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे हेनरी ड्यूनांट। यानी कि पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, इनको मिला था? हेनरी ड्यूनांट को मिला था 1901 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक और उसके लेखक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, लाइफ डिवाइन,
अरविंद घोष, बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, बीजक के लेखक कबीरदास, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, पद्मावती के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अश्व घोष है, ध्यान रखिएगा। अश्व घोष जो थे ये बौद्ध संगति की जो चौथी संगति हुई थी उसमें ये उपाध्यक्ष थे। अगर आपको पता ना हो बौद्ध संगति के बारे में तो मैं बता देता हूँ। बौद्ध संगति जो हुई थी वो 4 संगति हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। और महात्मा बुद्ध से, जैन धर्म से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अगले के वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए 4 संगतियाँ जो हुई या 4 परिषद जिसे बोला जाता है बौद्ध परिषद, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए पहले स्थान के बारे में बात करते हैं। स्थान जो था वो कौन कौन सा जगह था जहाँ पे बौद्ध संगति हुई। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलवन। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। जो स्टार्टिंग का नाम है ना, लेटर रा वे पा कु, यही आप याद रख लीजिए। रा वे पा कु 2-3 बार आप याद पढ़िएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकी जो अध्यक्षता की थी वो इन्होंने की थी। तो अध्यक्षता की थी, पहले की थी महाकश्यप। दूसरे की थी सबाकामी। तीसरे की मोगलीपुत्तिस्य। और चौथे की थी वसुमित्र। ध्यान दीजिएगा, वसुमित्र। और इसकी जो उपाध्यक्ष थे, तो चौथे बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अश्व घोष। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं ये किनके शासन काल में हुआ था। शासन काल मतलब उस समय के शासक कौन थे? तो पहले के थे अजातशत्रु। दूसरे के थे कालाशोक। तीसरे के थे अशोक। चौथे के कनिष्क। इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक, अ का अक। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से भी कई बार पूछा गया है। जो तृतीय बौद्ध संगति के जो स्थान था ये कौन सा है, और खास करके ये कुंडलवन तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चौथी बौद्ध संगति का स्थान कहाँ है? तो कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगति के शासनकाल कौन थे, शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु। तो याद कैसे रखिएगा? अ का अक, अका अक याद रखिएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले अजातशत्रु, दूसरे कालाशोक, तीसरे अशोक और चौथे कनिष्क। तो ये चौथा जो बौद्ध संगति हुआ है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कुंडलवन के बारे में और कनिष्क के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिग। इन अ ब्रीफ स्टेट, वी.एस. नायपॉल। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि। डिवाइन कॉमेडी, दांते। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर।
कामसूत्र, वात्स्यायन, गीत गोविंद, जयदेव, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। तो ये ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका आप जरा देखिएगा तो विनय पत्रिका का क्या है, तुलसीदास, क्या ये सही है? विनय पत्रिका का तुलसीदास, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अदरवाइज देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक प्रतीक। तो ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन चक्र विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 5 रंगीन चक्र जो हैं ये द्वीपों को दर्शाते हैं। अब कौन सा द्वीप किस रंग से रिलेटेड है? तो देखिए नीला द्वीप, ये कुछ इस तरीके का कलर होता है। देखिए पहला जो कलर है ये ब्लू कलर का होता है। मैं इसे, ये जो आपका रिंग होता है ना, ये रिंग, ये ब्लू कलर का रिंग होता है। दूसरा जो रिंग होता है ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। और तीसरा जो रिंग होता है ये रेड कलर का होता है। तीसरा रिंग रेड कलर का, और चौथा जो रिंग होता है ये येलो कलर का होता है, और पांचवा होता है ग्रीन कलर का। अब कौन सा रिंग कौन से महाद्वीप को इंडिकेट करता है? तो नीला जो रंग है ये यूरोप को करता है, पीला कलर एशिया को इंडिकेट करता है, काला कलर जो है ये अफ्रीका से रिलेटेड है, हरा जो कलर है ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, और लाल जो है ये अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिंग का फोटो देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके का कलर आपको देखने को मिलेगा। ब्लू कलर से ये वाला रिंग, ब्लैक कलर से ये वाला, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में खेला गया। मतलब खेलों में इसका किया गया है ना, इसका ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं। एपिसोड 4 खत्म हुआ और एपिसोड 5 स्टार्ट होता है यहां से। अब आइए देखते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल या इसे कहते हैं आभासी मुद्रा है। आभासी कहने का मतलब क्या है? इसे छू नहीं सकते हैं, कांट टच, इसे छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो, जो कि जापान थे, जापान के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया। और ये जो बिटकॉइन का है ना, बिटकॉइन का एक ही ड्रॉबैक है, ये एक क्या है, एक ऐसी मुद्रा है जो रेगुलेशन में नहीं है। क्या है? इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे मान लीजिए रुपया है, तो रुपया का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। भारत में रुपया चलता है तो रुपया का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। उसी तरीके से जब बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का रेगुलेटर कोई नहीं है। यही एक इसका ड्रॉबैक है। अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू का कम होना अवमूल्यन कहलाता है। अब जैसे देखिए $1 जो है वर्तमान समय में $1 का लगभग कितना मूल्य है? 80 रुपया। अब यही $1 का मूल्य 90 रुपया हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये अवमूल्यन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवमूल्यन कहलाएगा। कहने का मतलब डिवैल्यूएशन कहलाएगा। अवमूल्यन का जब प्रभाव पड़ता है तो निर्यात क्या होता है? सस्ता हो जाता है, और आयात महंगा हो जाता है। मतलब आप कोई भी चीज़ बाहर से लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, लेकिन आपके यहाँ से कोई भी चीज़ जो अदर कंट्री का लेने वाला होगा उसको क्या मिलेगा? कोई भी चीज़ सस्ता मिलेगा। जैसे $1 में, $1 जो कि वर्तमान समय में 80 रुपये का है, कोई भी चीज़ अगर $1 का है तो उसका वैल्यू कितना है? 80 रुपये का। अब वही क्या हो जाएगा, जब आपका वैल्यू, पैसे का वैल्यू जब गिरेगा, अवमूल्यन होगा, तो वही सामान जो है अब वो कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। क्योंकि $1 में 80 का सामान दिया जा रहा था, अब $1 में 90 का सामान दिया जाएगा। तो निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता, और आयात महंगा। भारत में अवमूल्यन
वर्ष 1949, 1966 व 1991 में 2 बार हुआ है। 1991 में 2 बार कब कब? तो एक बार हुआ था 1 जुलाई को हुआ था, और दूसरी बार हुआ था 3 जुलाई को। तो ये ध्यान रखिएगा, 1991 में 2 बार कब हुआ था? 1 जुलाई को और 3 जुलाई को, और एक हुआ था 1949 और दूसरी बार हुआ था 1966 में। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना होती है 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है 1843 में, और इन तीनों बैंकों को वर्ष 1921 में एक करके, यानी कि तीनों को मर्ज कर दिया गया और क्या बना दिया गया? इसका नाम क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया 1921 में इंपीरियल बैंक, ध्यान रखिएगा। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का निर्माण किया गया। एसबीआई का निर्माण कब होता है? 1 जुलाई 1955। ये डेट ईयर ध्यान रखिएगा। एसबीआई का ध्येय वाक्य क्या है? शुद्ध बैंकिंग, कुछ भी नहीं। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? नरीमन पॉइंट, मुंबई में। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं एसबीआई के, तो एसबीआई के हेड हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नबार्ड, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना होती है वो 12 जुलाई 1982 को होती है। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना होती है, नबार्ड की स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं साजी केवी। कौन है? साजी केवी इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। ये हिस्सेदारी की बात हो रही है। केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला है। अब बात करते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। एक्ट भी आपको याद रखना है, एक्ट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एक्ट पूछ लिया जाता है। तो एक्ट 1934 और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसका जो कार्यालय है आरंभ में कलकत्ता, बाद में 1937 में मुंबई कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। इसका लोगो क्या है? एक बाघ व ताड़ का पेड़, आप देख पा रहे होंगे। आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बाघ और ये ताड़ का पेड़। मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 से। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। 25 सितंबर, अब 25 सितंबर क्या है? 25 सितंबर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है, इसलिए 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जनधन योजना। इसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 से। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है और इसका ध्येय वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता।
ये ध्यान रखिएगा। कब स्टार्ट होता है? 2014 में जनधन योजना, और इसका ध्येय वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से। तो ये ध्यान रखिएगा, बलिया यूपी से इस योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 से। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इस योजना में 1 वर्ष के अंदर किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्त यानी कि 6000 रुपये मिलते हैं। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 से। इस योजना का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को एज ए सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को होती है। कहाँ से? सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। कहाँ से होती है? सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा। नरेगा अधिनियम एक्ट जो एक्ट है 2005 के तहत इस योजना को 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में नरेगा की जगह पे क्या है? मनरेगा है। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1972 हो जाएगा वन्य जीव, पर्यावरण से रिलेटेड 1986। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और 2005 ही जो है ये आपदा प्रबंधन एक्ट से भी रिलेटेड है। क्या है? आपदा प्रबंधन एक्ट। 2005 का जो एक्ट है ये आपदा प्रबंधन एक्ट से रिलेटेड है। सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 से रिलेटेड है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019। नीतिगत दर रीपर्चेज ऑप्शन रेट। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। यह अल्पकालिक होता है और आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देता है उसे नीतिगत दर कहा जाता है। निर्धनता। निर्धनता क्या है? तो जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा राग्नर नरकसे ने दी थी। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वेल्थ ऑफ नेशन। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है दास कैपिटल, तो इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। और एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहने का मतलब संगठन। इसकी स्थापना होती है 2 मई 1951 में, और यह स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि PC महालनोबिस, नाम आपने सुना होगा, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, PC महालनोबिस ने की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और 29 जून को ही PC महालनोबिस का जन्मदिन होता है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू प्रसन्नता।
सकल घरेलू यानी कि राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने दी थी। अब विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है विश्व में। और जब भारत में बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी और इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं व चावल के फसलों को शामिल किया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। तो ये तीनों नाम अपने आप में खास है और तीनों को ध्यान रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आज ये लास्ट 5वां एपिसोड था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट कीजिए। रेगुलर वीडियो पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत प्राप्त हो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।